जो डेटा फाइल्स मैंने शेयर कर दी थी, हमारे पास कुछ डेटा फाइल्स हैं। सब सुन रहे? कस्टमर्स का डेटा है हमारे पास। यस, कस्टमर्स का डेटा है हमारे पास। डेटा रिव्यू तो नहीं किया था ना हमने। कस्टमर्स के नेम है, ईमेल है, जेंडर है, एज है और उनकी ज्योग्राफी आईडी है। ठीक है। अच्छा, whenever we talk about IDs, तो IDs का मतलब क्या होता है? हाँ, आईडी का मतलब होता है कि किसी का एक यूनिक नंबर होगा, किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक नंबर होगा। तो कस्टमर का आईडी नंबर 123457 चल रहा है, ये कस्टमर का यूनिक आईडी नंबर है। कुछ हमने पिछली दफा डिस्कस किया था, क्या कहलाता है ये? प्राइमरी की कहलाता है। और यहाँ पर भी एक आईडी आ रही है, दैट इज ज्योग्राफी आईडी। ये क्या होगा भाई? क्योंकि डेटा कस्टमर से रिलेटेड है, इसलिए कस्टमर आईडी इसका प्राइमरी की होगा। वो कस्टमर किस रीजन का है, ज्योग्राफी आईडी, ये भी एक आईडी है। बट यू सी कि ये आईडी रिपीटेड होगी, तो ये आईडी किसी दूसरे टेबल की, किसी दूसरे डेटा फ्रेम की क्या होगी? प्राइमरी की होगी। ठीक है। लाइक मैं यहां पर देखूं, कस्टमर्स के बाद हमारे पास ज्योग्राफी डेटा है, तो यू सी के ज्योग्राफी में हमारे पास ये आईडीज आ रही हैं, रीजन और सिटी आ रहा है। ठीक है। तो ये जो आईडीज यहाँ लिखी हुई हैं, ये आईडीज यहाँ कस्टमर के अंदर इस्तेमाल हुई हुई हैं। तो यहाँ ज्योग्राफी के अंदर क्या है भाई? ये प्राइमरी की है ज्योग्राफी की, लेकिन कस्टमर के अंदर ये क्या है? फॉरेन की है। इसी तरह हो सकता है कि कहीं दूसरे टेबल में कस्टमर आईडी जो यहाँ प्राइमरी की है, वो किसी दूसरी जगह पर क्या इस्तेमाल की हुई हो? फॉरेन की इस्तेमाल की। तो दो डेटा हमारे पास ये हैं। इस तरह प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट की अपनी क्या चल रही है भाई? आईडी चल रही है, और प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी है और प्राइस है। तो 20 के करीब, 20 तक पूरी ये प्रोडक्ट्स हैं जिनकी अपनी प्रोडक्ट आईडी जो है वो मौजूद है। ठीक है। अच्छा, ये जो डेटा अभी तक मैंने आपको दिखाया, ऐसा तमाम डेटा, अब वर्डिंग्स को याद रखेंगे, ऐसा तमाम डेटा जैसे कस्टमर्स का डेटा है जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती, जिसमें सिर्फ डेटा रखा हुआ होता है, जो तो ऐसे डेटा को हम आम तौर पे जो है वो डायमेंशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमेंशंस। तो अभी हम जब इस डेटा पे काम करेंगे तो हम इसको सेव भी कर लेंगे डायमेंशंस की तरह। अच्छा, कुछ डेटा होते हैं जिसके अंदर कस्टमर्स की अदर इंफॉर्मेशन होती है। लाइक ये हमारे पास है कस्टमर का एंगेजमेंट डेटा। तो यू सी कस्टमर एंगेजमेंट डेटा में क्या हो रहा है हमारे पास कि कस्टमर आईडी है, कंटेंट आईडी है, इसी तरह हमारे पास एंगेजमेंट डेट है, प्रोडक्ट आईडी है, कंपेन आईडी है, व्यूज क्लिक कंबाइंड, ये हमारे पास डेटा आ रहा है। तो यहाँ क्योंकि एंगेजमेंट डेटा है, लिहाजा यहाँ एंगेजमेंट की आईडी मौजूद है, बट कंटेंट की भी आईडी मौजूद है और कंपेन की भी आईडी मौजूद है और यहाँ पर प्रोडक्ट की भी आईडी किसमें? हाँ, क्योंकि वो प्राइमरी की के तौर पे यहाँ नहीं है ना। एक ही प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों ने खरीदी है, तो उसकी सामने उसकी आईडी जो है वो आती रहेगी। राइट। देन हमारे पास कस्टमर एंगेजमेंट के बाद हमारे पास कस्टमर का जर्नी है। हम लोड
करते हैं इस डेटा को। मैंने एक फाइल आपको दी है मार्केटिंग डेटा एनालिसिस की, इस पे हमने कुछ काम किया था? नहीं किया था। तो मैं, आप सबके पास ये फाइल मौजूद है? हाँ, मैंने शेयर किया था ना यार पूरा फोल्डर। हाँ ठीक है, इस फाइल को ओपन करें, खोलें। अब तो मौसम खराब है, अब कुछ नहीं कह सकता। अरे कहाँ घूम रहे हो? सबने ओपन कर लिया? क्या सीन है? आज वहां से ले लो, कल्याण ले आओ। चलूँ आगे बढ़ूं? खुल गई फाइल? भाई जल्दी करो, खत्म करना है हमने। हो गया? चलो, तो कस्टमर डेटा अपने पास देख लेना, फोल्डर में एक्सेल फाइल है या सीएसवी फाइल है, जो भी फाइल है उसी तरह उसको लोड कर लेना। तो ये हमारे पास वही कस्टमर डेटा है जो हम देख रहे थे। कितना डेटा है? 100। इन्फो में चेक कर लिया हमने, आईडी नंबर है, नेम ईमेल और जेंडर ऑब्जेक्ट है, एज नंबर है, ज्योग्राफी आईडी नंबर है। अबे यार, कौन सा ग्रुप है अपना? है 15? ये वाला? वह क्या अपडेट है? तो कल आएगी क्यों यार? अबे भाई यार, तो हल्का ले लिया तुमने यार, बिल्कुल क्यों? तेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था? है? किस चीज की थ्योरी? भाई वो जो प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया था उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या थ्योरी होती है वो? तो तुम्हें परफॉर्म दिखाना था, शॉर्ट लिस्टेड नाम था।
मिल गई। अब डुप्लीकेट डाटा हमारे पास कोई नहीं है, मिसिंग वैल्यूज कोई नहीं है इसमें, जेंडर वाइज इतने हैं। ठीक है, ज्योग्राफी आईडी। ठीक है, अभी कुछ चेंजेस हमने इसके अंदर करने नहीं है। ज्योग्राफी आईडी से उठा के हम ज्योग्राफी का डाटा यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम ज्योग्राफी, कस्टमर ज्योग्राफी डाटा को लोड करेंगे एंड वी सी कि ये 10 ज्योग्राफीज मौजूद हैं। मुझे क्या करना है, मेरे पास यहाँ आईडी मौजूद है और ये किसकी आईडी है भाई, ज्योग्राफी आईडी, और यहाँ पर भी मौजूद है ज्योग्राफी आईडी। मैं चाह रहा हूं कि हर कस्टमर के आगे उसका ज्योग्राफी का डाटा आ जाए। क्या करूं, मर्ज कर देंगे, ज्वाइन लगाएंगे। कौन सा ज्वाइन लगाएंगे, कॉन्कैटिनेशन कौन बोल रहा है? हाँ भाई, कौन सा ज्वाइन लगाएंगे अगर ज्वाइन करेंगे तो? लेफ्ट पे क्या रखेंगे, कस्टमर्स, कस्टमर्स को ज्वाइन करेंगे ज्योग्राफी के साथ। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, तो ज्योग्राफी आईडी में जो जो आईडी मिलती रहेगी उसे वहां पर उसका डाटा यहाँ लगता रहेगा। ऐसे ही है, तो ये हमने यहाँ लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ भाई, कस्टमर्स के डाटा को मर्ज कर दो ज्योग्राफी डाटा के साथ, लेफ्ट मर्ज करो, लेफ्ट टेबल में ज्योग्राफी आईडी है और राइट टेबल में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, आईडी लिखा हुआ है। ठीक है, इनको मर्ज कर दो कस्टमर्स के ही टेबल में। तो अब यू विल सी कि हमारा जो कस्टमर्स का रिकॉर्ड है वो कैसे हो गए, हर ज्योग्राफी के आईडी उसका रीजन और सिटी जो है वो मिल गया है। ठीक है, आईडी के 2 कॉलम हो जाएंगे इसलिए मैंने एक ड्रॉप किया हुआ है। यार अभी 3 बंदे हमने फाइनल कर लिए हैं, हम लोग जाएंगे मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट भी एक इंटरव्यू करेगी, तो फिर वो 3 में से कौन कराते हैं। 2 चैट बॉर्ड वाले हैं, एक मुर्गा है, दूसरा चैट बॉर्ड वाला मिला वजह ले लिया तो होता ना आराम से। नहीं तो किसी का भी होता है, उससे क्या मसला है। रन कर लिया इसको। ठीक है, अगर ये ड्रॉप आईडी नहीं लगाऊंगा तो यू विल सी कि हमारे पास 2 आईडीज के कॉलम आ जाएंगे। एक ये, अच्छा वो मैंने दोबारा यहाँ हमारे पास, अगर मैं ड्रॉप ना लगाऊं तो ज्योग्राफी आईडी के नाम से भी आ रहा है, आईडी के नाम से भी आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब कॉलम का नाम एक जैसा होता है, ओवरलैप होता है, इधर भी आईडी होता है इधर भी आईडी होता, तो एक ही आईडी आता। लेकिन यहाँ ज्योग्राफी आईडी है और यहाँ आईडी है, इसलिए दोनों ही आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक को ड्रॉप कर देते हैं। तो मैंने सेव कराने से पहले ही इसको बोला कि क्या कर दो भाई,
क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, किसको, आईडी को, एक्सेस बता दिया उसका, और ड्रॉप होने के बाद इसको अपडेट कर दो। तो अब ये आईडी एक आ गया। ठीक है, मर्जिंग सबको पता है ना। अब इसमें हम बहुत सारी चीजें एनालाइज कर सकते हैं कि भाई रीजन वाइज देख सकते हैं, सिटी वाइज देख सकते हैं, कौन कौन से कस्टमर हैं, क्या है, जेंडर वाइज सारी चीजें कर सकते हैं। करेंगे अब उसको। अभी हमारे पास कस्टमर्स का जो डाटा आ गया है, मैं इसको सेव करूंगा, इसको सेव करूंगा टू अंडरस्कोर CSV, और इसका नाम रखूंगा डायमेंशंस अंडरस्कोर कस्टमर डॉट CSV। ठीक है, क्या नाम रखूंगा इसका, डायमेंशंस अंडरस्कोर कस्टमर डॉट CSV। जैसे ही मैं इसको सेव कराऊंगा, यहां मेरे पास ये कस्टमर डायमेंशंस की फाइल जो है वो आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई फाइल। तो ज्योग्राफी आईडी और कस्टमर को हमने क्या करके मिला के एक डाटा बना दिया। कोई क्लींजिंग का प्रोसेस नहीं था, नहीं किया है। चलो आगे, सेव हो गई फाइल। प्रोडक्ट्स डेटा के अंदर आ जाऊं तो व्हाट आई फाइंड कि भाई प्रोडक्ट आईडी है, नेम है, कैटेगरी स्पोर्ट्स और प्राइसेस आ रहे हैं। ठीक है, कैटेगरी एक ही है, डुप्लीकेट कोई नहीं है, मिसिंग कोई नहीं है, इतना डाटा है। इसमें सिर्फ एक इजाफा किया है कि प्राइस, प्राइस को कैटेगराइज कर दिया है, प्राइस को कैटेगराइज कर दिया है लाइक दिस, कि प्रोडक्ट्स के प्राइस पर अप्लाई कर दो लैम्डा फंक्शन। एंड ये लैम्डा फंक्शन क्या कहता है, क्या कहता है भाई, अगर प्राइस $200 से ज्यादा है तो क्या है वो, और $50 से ज्यादा है तो क्या है वो, और बाकी उससे नीचे जो भी है वो लो प्राइस है। तो ये कॉलम ऐड हो जाएगा प्राइस कैटेगरी का, है ना। ये हमने यहाँ ऐड कर दिया, सही है। हो गया। एक और डेटा फाइल है हमारे पास, चौथी, कस्टमर रिव्यूज डेटा। यहां पर ये फाइल होगी आपके पास, कस्टमर रिव्यूज। इस फाइल को अगर मैं देखता हूं तो व्हाट वी सी हियर के रिव्यू आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, रिव्यू डेट, रेटिंग क्या दी है, और रिव्यू में क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये उसकी प्राइमरी की है, किस कस्टमर ने दी है, यहाँ पर उसकी की आ गई एज अ फॉरेन की। प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट पे दिया उसकी डिटेल यहाँ आ सकती है। अगर मैं मर्ज करूं तो रिव्यू डेट, रेटिंग और रिव्यू टेक्स्ट। तो इस डेटा को भी लोड किया हुआ है, रिव्यूज ये आ गए, सही है। लोड हुआ। इसका इन्फो चेक करें, टाइप्स वगैरह निकालें।
आईडी नंबर, आईडी नंबर, आईडी नंबर, डेट, डेट टाइम, रेटिंग नंबर, टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट। सही है डेटा। डुप्लीकेट, मिसिंग, नो। सही। अभी हमने बहुत काम करना है डेटा सेट्स के अंदर, बट अभी हम सिर्फ लोड करके डेटा को देख रहे हैं। कस्टमर एंगेजमेंट, ये डेटा लोड किया। एंगेजमेंट आईडी, कंटेंट आईडी, कंटेंट टाइप, लाइक्स, एंगेजमेंट डेट, व्यूज, क्लिक्स कंबाइंड। एंगेजमेंट आईडी नंबर, कंटेंट आईडी नंबर, कंटेंट की टाइप ऑब्जेक्ट है, कितने लाइक्स मिले हैं, एंगेजमेंट डेट क्या है, डेट टाइम है, कंपेन की आईडी नंबर, प्रोडक्ट की आईडी नंबर, व्यूज और क्लिक कंबाइंड। इसका मतलब क्या है, इनको मिला के लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, इनको हम निकालेंगे बाहर। डुप्लीकेट डेटा कोई नहीं है, मिसिंग डेटा में कोई नहीं आ रहा। ठीक है, कस्टमर जर्नी के डेटा सेट को लेते हैं। जर्नी आईडी, जर्नी आईडी क्या होगी, जर्नी किस चीज को कह रहे हैं, जब जब कस्टमर ने विजिट किया होगा, सेशन लॉगिन किया होगा, साइट पे आया होगा, एक बार आया फिर चला गया, फिर आ गया, दिन में 10 बार आया होगा, तो हर दफा उसका जर्नी स्टार्ट होगा। हाँ, किस, कौन कस्टमर था, किस प्रोडक्ट के लिए था, क्या डेट थी, किस स्टेज तक गया, और क्या एक्शन परफॉर्म किया, कितनी देर रहा। अ लॉट ऑफ वर्क टू डू हियर, हम करेंगे। डुप्लीकेटेड, इसमें डेटा 71 रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट मौजूद हैं। हाँ, क्या करें डुप्लीकेट्स का, उड़ा दें। पहले डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को चेक किया बाय जर्नी आईडी, ये 71 रिकॉर्ड्स हैं जो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट तो पूरे पूरे रिकॉर्ड कॉपी है ना, ठीक है, और ये वो 71 रिकॉर्ड्स हैं जिनका एक रिकॉर्ड पहले ही मौजूद है। ठीक है, इनका एक रिकॉर्ड पहले ही मौजूद है। जैसे अगर मैं जर्नी आईडी 23 की बेसिस पे सर्च करूं कि भाई कितने रिकॉर्ड हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखता हूं यहां पर भाई, कस्टमर जर्नी, ठीक है, डॉट जर्नी आईडी किसके बराबर हो, 23 के। अब मैंने क्या किया जी, यूसी पूरा रिकॉर्ड क्या है, बिल्कुल सेम रिकॉर्ड आ रहा है। तो इस तरह बाकी भी रिकॉर्ड्स हैं जो हमारे पास क्या आ रहे हैं, जैसे 23 निकाला, मैं 404 निकालता हूं, 404। वो डुप्लीकेट की हो गई नहीं, नहीं नहीं, आईडी के बिना भी डुप्लीकेट नहीं लिया मैंने। मुझे सिर्फ नजर आ रहा है कि भाई ये सारे रिकॉर्ड्स हैं जो डिट्टो कॉपी हैं पूरे पूरे, सिर्फ आईडी सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने सर्च किया उसको आईडी की बेसिस पे, मैं सर्च करता तकता था कि भाई एक्शन की बेस पे कर लो, इसकी बेस पे कर लो, किसी बेस पे कर लो।
तो ये 71 रिकॉर्ड, हमने क्या करना है इन 71 रिकॉर्ड्स को ड्रॉप कर देना है। सबको ड्रॉप करना आता है, ड्रॉप डुप्लीकेट्स कीप फर्स्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जो रिकॉर्ड पहले आया है उसको रिटेन करो, बाद में जितने डुप्लीकेट आए सबको उड़ा दो। हाँ हाँ, तो अब मिसिंग डेटा चेक किया, ड्यूरेशन में हमारे पास कितनी वैल्यू मिसिंग आ रही है 599। क्या करें, इसको भी ड्रॉप कर दें, ये तो बहुत ज्यादा डेटा है ना। अब मसला ये है कि ठीक है, ड्यूरेशन की वैल्यू क्योंकि मिसिंग वैल्यू आ रही है 600 के करीब वैल्यू है जो मिसिंग है। मिसिंग डेटा को हमने कैसे कैसे हैंडल किया है, फिल कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिल करने जाएंगे तो मीन से फिल कर सकते हैं, मीडियन से, मॉड से, बैकवर्ड फिल, फॉरवर्ड फिल, ये सब हमने सीखा हुआ है ना। तो ड्यूरेशन को हम किससे करें? हाँ, आज हम जो है ना मीन वैल्यू फिल करने का एक नया तरीका सीखते हैं। ठीक है, देखो हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास डेटा में आउटलायर नहीं है तो हम किससे फिल कर देते हैं, मीन से, और अगर आउटलायर होता है तो मीडियन से। यही था ना। एक दूसरी अप्रोच ये हो सकती है जो हमने जिक्र भी की थी कई दफा कि भाई डेटा जिस कैटेगरी का मिसिंग हो, डेटा जिस कैटेगरी का मिसिंग हो उस कैटेगरी का मीन निकालो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एम्प्लॉयमेंट वाले डेटा सेट के अंदर हमने क्या देखा था, डेजिग्नेशंस थे हमारे पास, सही है। तो अगर मुझे मीन वैल्यू फिल करनी है और डेजिग्नेशन में जो सैलरी मिसिंग है वो मैनेजर की भी मिसिंग है और ऑफिस बॉय की मिसिंग है, ठीक है। तो अब अगर मीन वैल्यू फिल करूंगा, ओवरऑल पूरे कॉलम की मीन वैल्यू फिल करूंगा, वो क्या आउटलायर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं फिल करूंगा तो व्हाट डू यू थिंक, कौन खुश होगा कौन नाराज होगा? ऑफिस बॉय खुश हो जाएगा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मीन जो है वो ज्यादा ही आएगा और उसकी वजह से मैनेजर को लगेगा कि इसकी सैलरी तो क्या हुई है, कम आई है। ऐसे ही है ना। तो बेहतर अप्रोच ये लगती है कि हम अगर मैनेजर का डाटा फिल होना है मिसिंग, तो सारे मैनेजर्स की सैलरीज का मीन निकालो। अकाउंटेंट्स का मिसिंग डाटा फिल होना है तो सारे अकाउंटेंट्स का मीन निकालो। ऐसे ही है। तो जितने जितने डेजिग्नेशन है सबका अलग अलग मीन निकालो और फिर कर दो। ऐसे ही। लेकिन ये करेंगे कैसे, इतना सारा काम करेंगे कैसे? तो इसके लिए अच्छा, क्योंकि हमारे पास ये डेट टाइम पहले ही डेट टाइम हुआ हुआ है तो ये वाली लाइन जो है मैं रन नहीं करूंगा, रन कर भी दूंगा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो ऑलरेडी डेट है, वो ऑलरेडी नंबर है, सही है। अब यहां पर देखो कि ड्यूरेशन मिसिंग है। क्या ड्यूरेशन में मुझे ये अप्रोच लगानी चाहिए कि मैं पूरे रिकॉर्ड्स का ड्यूरेशन निकालूं, उसका मीन माइनस मालूम करूं तकरीबन 3940 का, और हर जगह वही मीन फिल कर दूं? क्या कहते हो, क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं पूरा मीन सबके मीन डाल दूं तो?
मैं ये क्या करेंगे, मीन डाल दें? अगर अगर मैं ये चाहूं करना कि मैं उस दिन जितने लोगों ने विजिट किया है, हर दिन का मिसिंग ड्यूरेशन अगर किसी में आ रहा है, जैसे आज ये तारीख दिखा रहा है ना, क्या तारीख आ रही है, 10 जून आ रही है ना। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि 10 जून में अगर डेटा मिसिंग है, 10 जून में अगर डेटा मिसिंग है, तो भाई एक काम करो, 10 जून को जितने कस्टमर्स ने जितना टाइम सर्व किया है उन सब का निकालो एवरेज 10 जून को, और उसके हिसाब से 10 जून को फिल करो। 11 जून जो है तारीख आ रही है 9/7, इस डेट को जितना भी ड्यूरेशन हुआ है, जितने कस्टमर ने वो टाइम सर्व किया है, उसके मीन से फिल करो। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हर दफा हर दिन लोग एक जैसी सर्विंग नहीं करते इंटरनेट पे ना, छुट्टी वाला दिन होता है, कुछ ऐसा होता है तो लोग ज्यादा वक्त देते हैं इस तरह की चीजें। अब ये करेंगे कैसे? हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। देखो, मैं यहां पर बोलूं, सुनो भाई सुनो, बातें नहीं करो, कस्टमर जर्नी, मैं कहूं कि भाई मेरे पास जो है विजिट डेट है, बल्कि मैं इसको ग्रुप बाय कर लेता हूं। ग्रुप बाय किस पे करूं? विजिट डेट के ऊपर। और कौन सा कॉलम लूं? ड्यूरेशन। और क्या निकालूं उसका? एग्रीगेट मीन। तो ये मुझे नजर आया कि भाई पहली तारीख को जो मीन है वो इतने मिनट्स है, ठीक है। दूसरी तारीख का जो मीन है वो इतने मिनट है, तीसरी तारीख का जो मीन है वो इतने मिनट है, इस तरह चौथी पांचवी तारीख का मीन जो है वो ये, ठीक है। अब अब हर डेट का मीन उसके उसमें फिल करना है, ये हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हम हर वैल्यू कैसे उठाएंगे? देखो, हमारे पास ये काम करने के लिए एक सिंपल सा फंक्शन मौजूद है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म क्या करता है? ये ट्रांसफॉर्म यही काम करता है कि ये हर डेट का क्या निकालता है? मीन निकालेगा, और जहां जहां वो डेट आ रही होगी और अगर डेटा मिसिंग होगा तो उस मीन को फिल कर देगा। लेट्स सी, इस तरह नजर आएगा, ठीक है। 132 जीरो इंडेक्स पे जो डेट आ रही है, अभी ये डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगा ये क्या हुआ है। मैं इस डेटा को क्या करता हूं, सेव कर लेता हूं। देखो, कस्टमर जर्नी में मैंने क्या कर लिया, एक नया कॉलम ऐड कर दिया, एवरेज ड्यूरेशन। यूसी उसने क्या किया है, उसने इस तारीख का सारा डेटा लिया, इस तारीख का सारा डेटा लिया और उसका एवरेज निकाल दिया। नहीं, अभी छोड़ दो उसको, अभी ये समझो, इस तारीख का सारा डेटा लिया और क्या कर दिया, मीन निकाल दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसने वाकई ऐसा किया है या नहीं किया। ठीक, मैं कहता हूं कस्टमर जर्नी डॉट डी एफ डॉट विजिट डेट बराबर हो किसके, इस डेट के,
डाटा ले आओ। क्या कर दिया? डाटा ले आओ। यू सी इस दिन कितने कस्टमर आए हैं? 4 डिफरेंट कस्टमर आए हैं और 4 जर्नी आईडीज भी आई हैं, और पहले कस्टमर ने प्रोडक्ट आईडी 18 को देखा है, बाकी तीनों ने प्रोडक्ट आईडी 10 को देखा। अच्छा, अब यहां देखो 132, इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना आ रहा है? 101 कितना आ रहा है अभी? इधर दिखाता हूं अभी। कितना कितना नजर आ रहा है अभी? 101 प्लस 171 प्लस 125, ठीक है। कितने से डिवाइड हो जाएगा ये? 3 से 4 से? 4 से तो इतना आ रहा है, गलत हो गया। दोबारा 101 प्लस 171 प्लस 125, ठीक है, डिवाइड बाय 3, कितना आ रहा है एवरेज? 132.3। आप ये देखो कि जहां जहां मिसिंग वैल्यू थी, ट्रांसफॉर्म ने उसके आगे क्या रखा हुआ है? वही मीन रखा हुआ है, वही मीन रखा हुआ है। बात समझ आ रही है? तो इस तरह हर डेट का क्या कैलकुलेट हो गया होगा? हर डेट का कैलकुलेट हो गया होगा। जैसे मैं और फॉर एग्जांपल दिखाऊं, ये वाली डेट दिखाऊं आपसे, इसमें भी मिसिंग है ना, तो इसमें बहुत सारा डेटा आ रहा है। देखो, एक मिसिंग आ रही है और ये सारे जो है आ रहे हैं। तो इसका कह रहा है एवरेज ड्यूरेशन 169.25 आ रहा है। चेक कर ले एक बार और तसल्ली के लिए। 219 प्लस 88 प्लस 300 प्लस 88 293 प्लस 183 110 और कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 169.25। क्लियर है बात? तो ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है, समझ रहे हो? ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है? हर ग्रुप का क्या कर रहा है भाई? ड्यूरेशन लेके उसका मीन निकाल के आगे हमारे रख दे रहा है। कॉलम ऐड करा दिया मैंने, जरूरत नहीं थी फिर भी ऐड करा दी, चलो ठीक है। इस चीज को और अगर समझना हो तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये छोटी सी एग्जांपल लिखी हुई है। क्या है भाई कि हमारे पास ये कुछ डेटा है, ठीक है, कुछ हमारे पास ये डेटा है जिसमें स्पीड लिखी हुई है कुछ परिंदों की, ठीक है। तोता है हमारे पास, फैल्कन है, और कौन है भाई? 2 ही एनिमल है ना, 2 ही बर्ड्स हैं, सही है। ये हमारे पास यूं है, ठीक है। अगर इसको डेटा फ्रेम में देखूं तो व्हाट आई सी हियर, पैरेट, (38) स्पीड है उसकी मैक्सिमम, और इस पैरेट की 24 है, इस पैरेट की 26 है, और फैल्कन की 370 है, और फैल्कन की जो है कितनी आ रही? 1 ही आ रही। चलो मैं एक वैल्यू और देता हूं, ठीक है। अब ये 2 जगह वैल्यू मिसिंग है। अगर मैं एवरेज वैल्यू से फिल कर दूंगा तो पैरेट की स्पीड तो बहुत ज्यादा आ जाएगी, है ना। अब मुझे क्या करना चाहिए? पैरेट का एवरेज पैरेट के साथ, फैल्कन का एवरेज फैल्कन के साथ, ठीक है।
तो यही काम किया मैंने। पहले तो देखा कि ग्रुप बाय करके एनिमल का मीन निकालो, तो उसने कहा भी फैल्कन की तो 380 आ रही है, पैरट की 29 आ रही है। ठीक है, तो क्या किया हमने भाई, ग्रुप बाय एनिमल और ट्रांसफॉर्म मीन कर दिया। तो यू विल सी कि फैल्कन के आगे क्या आ रहा है एवरेज, और पैरेट के आगे क्या आ रहा है 29.3। समझ में आई ट्रांसफॉर्म की बात। तो अब यहां हमने कस्टमर वाले कॉलम में यही काम किया कि भाई हमने कहा भाई कस्टमर जर्नी को क्या करो, ग्रुप बाय कर दो विजिट डेट के ऊपर, ड्यूरेशन, ट्रांसफॉर्म मीन, इससे मेरे पास एक कॉलम निकल आएगा एवरेज ड्यूरेशन। और मैंने बोला कस्टमर जर्नी डॉट ड्यूरेशन फिल एन ए विद एवरेज ड्यूरेशन। क्या कर दिया, फिल एन ए विद एवरेज ड्यूरेशन। तो इससे हमारे पास जो कस्टमर में डेटा फिल होगा वो हर डेट का क्या हो जाएगा, यहाँ जो अब डेटा फिल हो गया है एवरेज ड्यूरेशन में, वो हर एक के आगे अपनी डेट का ही, उस दिन का ही एवरेज होगा। सही है, हाँ भाई, जल्दी से इसको अपने पास रन करें ताकि बात समझ में आ जाए। यहाँ से ये काम शुरू हुआ है जब हमने ऑब्जर्व किया ड्यूरेशन में 599 वैल्यूज मिसिंग है। हो गया क्या? अच्छा जी, स्टेज के कॉलम को चेक किया मैंने,
तो स्टेज के कॉलम में एक इशू नजर आ रहा था, चेकआउट, प्रोडक्ट होम पेज, प्रोडक्ट होम पेज, चेकआउट। क्या हो रहा है भाई इसके अंदर कि ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट अलग अलग काउंट हो रहा है, ये होम और ये होम अलग अलग काउंट हो रहा है, ये चेकआउट अलग काउंट हो रहा है। तो मैंने इन सबको लोअर में कन्वर्ट किया और लोअर में कन्वर्ट करने के बाद ये सब एक दूसरे पर मर्ज हो गए, तो अब 3 ही रह गए। अपर में कर लें या लोअर में कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये एवरेज ड्यूरेशन के कॉलम हम ड्रॉप कर भी सकते हैं, नहीं भी करें, छोड़ दें, लगे रहने दें, कोई टेंशन नहीं है। फाइनली इस डेटा को हमने क्या कर देना है, सेव कर देना है और इसका नाम रखना है अभी फैक्ट कस्टमर जर्नी। ये फैक्ट फाइल है, डायमेंशंस की फाइल नहीं है। हो गया। तो ये हमने डेटा फाइल्स पे जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी कर ली। अभी हमारे पास कस्टमर को देखा हमने, डायमेंशन कस्टमर बनाया, ठीक है। एंगेजमेंट डेटा में कुछ किया था हमने, देखा नहीं मैंने। प्रोडक्ट्स, इस प्रोडक्ट फाइल को भी यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सेव करा रहा हूं। प्रोडक्ट्स डॉट टू CSV किस नाम से, डायमेंशंस अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स डॉट CSV, ठीक है। कस्टमर रिव्यूज को अभी सॉल्व करेंगे हम आगे। एंगेजमेंट डेटा में हमने कुछ काम नहीं किया है। अच्छा, एंगेजमेंट डेटा में यहां कुछ काम कर सकते हैं हम। देखो भाई लड़कों, तवज्जो दो इधर। वही उसी फाइल में जहां एंगेजमेंट डेटा है, यहाँ पर मैं नंबर देख रहा हूँ या आईडी देख रहा हूँ। कंटेंट टाइप को ज़रा मैं व्यू करता हूँ तो क्या नज़र आता है हमें, डुप्लीकेट कोई नहीं, ये नहीं है। एंगेजमेंट डॉट कंटेंट टाइप डॉट यूनिक वैल्यूज, तो क्या देखा हमने कि ब्लॉग ऐसे भी लिखा हुआ है, ब्लॉग ऐसे भी लिखा हुआ है, वीडियो और वीडियो ऐसे भी लिखा हुआ है, न्यूज़लेटर और न्यूज़लेटर, ये सब न्यूज़लेटर हैं लेकिन केस सेंसिटिव होने की वजह से ये अलग अलग काउंट हो रहे हैं। तो क्या इलाज करें इसका, वही कर लेंगे, सबको एक में कन्वर्ट कर दूं तो ये बराबर हो जाएंगे ना। तो क्या करूंगा मैं, एंगेजमेंट डॉट कंटेंट टाइप डॉट स्ट्रिंग डॉट लोअर। जब इसको यूं देखूंगा तो ये सब लोअर में आ जाएंगे और इसको वापस जो है वो सेव करा दूंगा
एंगेजमेंट कंटेंट टाइप, ठीक है। और अब आकर अगर मैं इसके यूनिक्स चेक करूंगा तो चला दिया मैंने, ये एंगेजमेंट आ रही है स्ट्रिंग डॉट लोवर, ठीक है। ये मैंने इसको अपडेट भी कर दिया, ठीक है। अब अगर आप यूनिक देखेंगे तो आपके पास ब्लॉग, वीडियो, न्यूज़लेटर, सोशल मीडिया, 4 कंटेंट टाइप बन गई। पहले ये बहुत सारी बन रही थी, ठीक है। कंटेंट टाइप के अलावा लाइक्स, एंगेजमेंट डेट, कैंपेन आईडी, प्रोडक्ट आईडी, व्यूज, क्लिक, कंबाइन, इसको अलग अलग करना है। क्या करना है? अलग अलग करना है। क्या करें? कैसे अलग करें? हाइफन पे क्या करूं भाई? एंगेजमेंट डॉट व्यूज, क्लिक, कंबाइन, ये हमारे पास ज्वाइंट में आ रहा है। इसको क्या करें? डॉट स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, किस पे स्प्लिट करूं? तो ये लिस्ट बन के आ जाएगा, सही है। इसमें से क्या करना है हमने? यहां पे एक चीज लिखी हुई है एक्सपेंड, स्प्लिट के अंदर, इसका मैं एक्सपेंड जो है वो कर देता हूं ट्रू, तो फिर आप रिजल्ट देखें कि 2 कॉलम बन के आ गए। खुद ब खुद ही क्या बन गए? 2 कॉलम बन गए। क्या इजाफा किया मैंने कहा ब्रेक कर दो तो लिस्ट है। क्या किया मैंने यहां पर? एक्सपेंड के पैरामीटर को ट्रू कर दिया है, तो ये 2 कॉलम बन के आ गए, ठीक है। अब इसमें से मैं 0 कॉलम उठा लूं तो मेरे पास क्या आ गया? व्यूज आ गए। इस 0 कॉलम को मैं क्या करूं? डॉट एज टाइप क्या कर दूं इसकी? अभी ये नंबर में स्ट्रिंग में आ रहा है ना, अब ये किस में हो जाएगा? अच्छा, एज टाइप इस पे, इसमें एन वैल्यूज आ रही है भाई, इसमें क्या आ रही है? एन वैल्यूज आ रही है। जब ये एक्सपेंड हो रहा है तो यूं एक्सपेंड हो रहा है, इसमें से मैं 0 वाला उठाऊं और इसके अंदर चेक करूं कितनी एन वैल्यूज है, सिर्फ 0 वाले में ना, तो ये कह रहा 2 एन वैल्यूज हैं 0 वाले में, और 1 वाले में भी 2 वैल्यूज हैं। तो क्या करें? ये जो एक्सपेंड होके आया है, भाई तुम लोग बातें कहते हो इधर सुन रहे नहीं हो, बाद में तंग मत होना। यहीं से ड्रॉप कर दूं, डॉट ड्रॉप एन ए। अब 4621 हो गया, पहले 4623 आ रहे थे ड्रॉप के बगैर। हाँ, ड्रॉप के बगैर कितने आ रहे हैं? 46, 2 क्योंकि जगह पे एन है, इसलिए जब ड्रॉप एन ए कर देंगे तो ये ड्रॉप होके 2 रिकॉर्ड कम हो गए। चलो ठीक है। अब क्या करूं भाई? अब इसके अंदर से 0 उठाऊं और उसकी टाइप चेंज करूं, एस टाइप इंट, तो ये इंटीजर 32 हो गया, और 0 को मैं किस में सेव करूंगा?
किस में सेव करूंगा भाई? ये व्यूज है ना, एंगेजमेंट, व्यूज, और यही चीज रिपीट करूं किसके लिए? व्यूज एंड क्लिक्स, और यहां पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 1। ठीक है, हाँ ये अगर मैं एक्सपेंड नहीं लिखूं ना, देखो तो ये मुझे यूं नजर आएगा। ठीक है, दो स्ट्रिंग नजर आ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा अभी इसके अंदर से, मैं कहूँगा पूरा डाटा चाहिए तो डॉट स्ट्रिंग, फिर 0 करो, ये आ गया। ठीक है, बात वही है। अब मैं इसको क्या करूंगा आगे से, डॉट एज टाइप एंड कर दूं, तो ये एंड जरूर है। तो वही चीज है, आप ना करें एक्सपेंड, ये व्यूज में चले जाएंगे एंड सिमिलरली ये चले जाएंगे क्लिक्स में। ठीक है, हटा दें इसको। तो अब हमारे पास एंगेजमेंट के अंदर ये आ गया व्यूज अलग और क्लिक्स अलग। व्यूज क्लिक कंबाइंड की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको ड्रॉप भी कर सकता हूं। ये हमारे पास हो गया। सही है, अब इस डेटा को मैं सेव कर रहा हूं। एंगेजमेंट डॉट टू CSV fact underscore customer underscore engagement dot CSV, engagement dot CSV, ये मेरे पास फाइल बन गई। ठीक है, और कस्टमर जर्नी पे हम कार्य कर चुके हैं काम, इसको भी सेव कर लिया है हमने, फैक्ट कस्टमर जर्नी डॉट CSV। यहां तक ओके। अगला जो हमारे पास रिव्यू वाली फाइल है, कौन सी फाइल है? रिव्यू वाले डेटा को यहां लोड करते हैं। रिव्यूज इज इक्वल टू PD डॉट रीड एक्सेल कस्टमर रिव्यूज डॉट XLS। सी यहां पर क्या है, डेट ID रेटिंग टेक्स्ट। एक बार इन्फो लेके चेक कर लूं, कोई डाटा का मसला तो नहीं है टाइप का। ID नंबर है, ID नंबर है, डेट है, रेटिंग नंबर है, रिव्यू टेक्स्ट सही है। रिव्यूज डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम, रिव्यूज डॉट इज एन ए तो यही नजर आ रहा है, कोई भी नहीं है, फिर भी लिख रहा हूं। कोई नहीं, सही है। अब रिव्यू के साथ हम क्या कर सकते हैं?
हाँ, अब ये रिव्यू पढ़ के बताना है मुझे, ये रिव्यू कैसा रिव्यू है, इसकी टोन क्या है। हाँ, ना अच्छी ना बुरी। फिर हम एक कॉलम ऐड कराते जाते हैं, हर हाथ से लिखते जाते हैं, क्या होगा फिर, बड़ा डेटा सेट होगा तो फिर फंस जाएंगे, है ना। अभी हमारे पास 1363 रिव्यू के आगे मुझे नंबरिंग करनी है। क्या करनी है? तो अब इसका इलाज जो है वो हम करते हैं यूजिंग सम लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी जो है वो किसकी है, किसकी है भाई, ये क्या होती है भाई? हाँ, हाँ, प्रोसेसिंग, नाम सुना है सबने? सही है तारिक भाई, थैंक यू। नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। तो जो एनएलपी और एनएलयू तो डोमेन है जो आप पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में, और आजकल जो सब कुछ चल रहा है वो उसी पे चल रहा है ना, ऐसे ही है? क्या होते हैं नेचुरल लैंग्वेज, क्या होती है? जो हम इंसान बोलते हैं, क्या होती है वो? नेचुरल लैंग्वेज होती है। वैसे आजकल लोग जानवरों की लैंग्वेज पे भी काम कर रहे हैं, आपको पता है? हाँ, हाँ, कि जब सिस्टम हमारी बोलचाल को समझ रहा है, हमने ऐसे मॉडल्स बना लिए हैं कि हम उनसे अपनी जबान में बात कर सकते हैं, करते हैं ना, आप लोग नहीं करते? उर्दू में लिखें उर्दू में जवाब आता है, इंग्लिश में लिखें इंग्लिश में आता है ना। हाँ, तो इसी तरह लोग अब जो है वो जानवरों की भी डिक्शनरी बना रहे हैं, एंड जानवरों की जबान को भी जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल जो ट्रांसलेट कर लेगा कि ये क्या बोल रहा है इसको, है। क्यों बंदर, क्यों सबसे पहले? सबसे ज्यादा जहीन जानवर डॉल्फिन है। अच्छा, कौन? स्पेस में? हाँ, शार्क? क्या चीज, जहीन जानवर? पता नहीं यार। मोस्ट जीनियस एनिमल कौन सा है? नॉन ह्यूमन एनिमल्स। चलो, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग दो डोमेन है। प्रोसेसिंग में क्या होता है भाई? लैंग्वेज को प्रोसेस किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है कोडिंग्स के अंदर, कोड्स के अंदर। अच्छा, इन दोनों कामों के करने के लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी है जो हम अभी इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो कौन सी है? कौन सी है भाई? नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। क्या? नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। तो आपने क्या करना है अभी? इंपोर्ट एनएलटी के, ये वही टीके हैं जो बचपन में आपको नहीं लगे, अब लगेंगे। एनएलटी के देखो, इंपोर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा तो इंस्टॉल करना पड़ेगा।
गया? अब एनएलटीके में से हम क्या इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइजर। ये एनएलटीके की लाइब्रेरी में एक क्लास है, उसके अंदर दूसरी है, उसके अंदर फिर उस क्लास का जो है यहाँ इंपोर्ट किया, ये भी एक क्लास है। इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइजर, ये ऑब्जेक्ट बना दिया। ये यहाँ पर है एनएलटीके सेंटिमेंट डॉट वेडर। क्या ये वेडर क्या चीज है? देखो जरा, वेडर स्टैंड फॉर वैलेंस अवेयर डिक्शनरी ई सेंटिमेंट। ठीक है, वैलेंस अवेयर डिक्शनरी एंड सेंटिमेंट। वेडर का मतलब क्या है? वैलेंस अवेयर डिक्शनरी एंड सेंटिमेंट रीजनिंग। अब पहले समझे यहां पर कि वेडर जो है वो क्या होता है। ठीक है, वैलेंस अवेयर डिक्शनरी एंड सेंटिमेंट रीजनर इज a sentiment analysis tool specifically designed to analyze text from social media। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने एक डिक्शनरी बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? उस डिक्शनरी में वर्ड्स लिखे हुए हैं और वर्ड्स के आगे मीनिंग नहीं लिखे हुए। वर्ड्स के आगे उन वर्ड्स का पोलैरिटी स्कोर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अब ये क्या चीज होती है? वर्ड की पोलैरिटी बताती है कि ये वर्ड की पॉजिटिव होने की स्ट्रेंथ कितनी है, नेगेटिव की कितनी है, और अगर दोनों कम ज्यादा है तो न्यूट्रल है, यानी जीरो है। तो इन्होंने खास तौर पे ये किसके लिए बनाया? सोशल मीडिया के लिए बनाया कि सोशल मीडिया फीडबैक्स को एनालाइज करें, कमेंट्स को एनालाइज करें। क्यों? बाकी के लिए क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आमतौर पे जो सोशल मीडिया पे वर्डिंग्स इस्तेमाल होती हैं किसी फीडबैक में, किसी कमेंट में, वो वोकैबुलरी किसी फॉर्मल लेटर में, फॉर्मल ईमेल में आप इस्तेमाल नहीं करते। तो बहुत ज्यादा रफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और उनके इस्तेमाल के जो मीनिंग्स होते हैं वो उसी कंटेक्स्ट में देखे जाते हैं। तो लिहाजा इन्होंने कहा यार क्या करेंगे, सोशल मीडिया की रेस्पेक्ट से ये वर्ड को उसका पॉजिटिवनेस स्कोर असाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए यहां हमने क्या करना है, यहां हमने ये एनएलटीके से वेडर लेक्सिकॉन डाउनलोड चला देना। वेडर लेक्सिकॉन जो है, लेक्सिकॉन आप समझ लें कि वो डिक्शनरी ही को कहते हैं, उस फॉर्मेट को ही कहते हैं लेक्सिकॉन। ठीक है, ठीक है, वोकैबुलरी और या फॉर्मेट, कुछ भी कह ले उसको। बन गया ये ऑब्जेक्ट। हाँ, क्या
मैं तुमसे कहता हूं कि तुम ठीक ठीक लड़के हो, ठीक है, और तुम्हारे बराबर में जो लड़का बैठा है वो अच्छा लड़का है, और तुम्हारे उस तरफ जो लड़का बैठा है वो जबरदस्त लड़का है। अब ये वर्ड्स की वेटेज से आपको अंदाजा हो रहा है ना, हो रहा है नहीं हो रहा? इसी तरह हर वर्ड के वेटेज देके उसको स्कोर जो है वो क्या कर दिया है, रख दिया है। अगर ये वर्ड आएगा तो इस वर्ड के इतने नंबर है, ये वर्ड इसमें, ये वर्ड टोटल नंबर निकाले और स्कोर बता दिए। तो अगर स्कोर एक खास स्कोर से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, सेंटेंस को कहेगा पॉजिटिव है, वरना क्या कहेगा, अभी मैं दिखाऊंगा ये करके, ठीक है। हो गया ये। अब हम क्या करते हैं भाई, पोलैरिटी स्कोर देखते हैं। क्या होता है भाई, पढ़ो जरा। चले आगे। देखो हमने करना क्या है, मैंने यहाँ एक फंक्शन बना दिया है। क्या कर दिया भाई, एक फंक्शन बना दिया है। ये क्या करता है, तवज्जो दो भाई, इसको मैं कोई रिव्यू दूंगा तो ये बोलेगा सेंटिमेंट इंटेंसिटी एनालाइजर को कि पोलैरिटी स्कोर लेकर आओ इस रिव्यू का, और सेंटिमेंट हमें कुछ रिटर्न करेगा, देख लेंगे क्या रिटर्न होता है, ठीक है। ये मैंने एक रिव्यू लिया, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कैसा रिव्यू है, कैसा है, बैड रिव्यू है ना। तो हमने बोला भाई इसको, तो ये कह रहा भाई निगेटिवनेस इतनी है, न्यूट्रलिटी इतनी है, पॉजिटिवनेस इतनी है, कंपाउंड स्कोर क्या आ रहा है इसका, नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव में भी अच्छी स्ट्रेंथ पे जा रहा है। तो हमें बेसिकली सिर्फ कंपाउंड चाहिए होता है। तो मैं कहता हूँ इस डिक्शनरी में से मुझे सब रिटर्न ना करो, बल्कि क्या दे दो, कंपाउंड दे दो, ठीक है। तो ये आ गया कंपाउंड स्कोर। इसी तरह से मैं काफी सारे रिव्यूज दे देता हूं और इसको रन करता हूं। ये लिस्ट बना ली मैंने टेक्स्ट की, और मैंने फॉर लूप चला के हर टेक्स्ट को बारी बारी यहां भेजा, स्कोर लेकर आओ, फिर वो जुमला और इसका स्कोर मुझे बताओ। तो इसका स्कोर कितना आएगा, पॉजिटिव तो आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा, पर कितना आना चाहिए, 0.5 से बड़ा या 0.5 से नीचे, मतलब पॉजिटिवनेस में अच्छा पॉजिटिव या नॉर्मल पॉजिटिव। और ये इज ओके, ओके का मतलब ये है कि खराब नहीं है,
और ये देखो सही लग रहा है ना। ओके वाला लगभग 0 के पास आ गया है पॉजिटिव में, और हेट दिस प्रोडक्ट तो जो है वो, और भी अगर यहाँ कुछ लिख दूं तो ये और नेगेटिव हो जाएगा। मसलन क्या लिखूं? हाँ, फर्क पड़ा कुछ? घर पे लिखना। नहीं, नेगेटिव में तो अभी भी है भाई। तो वो न्यूट्रल हो जाएगा ना। किसका? भाई तुम लोग गालियां संभाल के रखो, के इलेक्ट्रिक वालों के लिए, गैस वालों के लिए, ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए। इस बेचारे की मीटिंग में पड़ गए हैं। के इलेक्ट्रिक वाले जो है ना, अपने मॉडल में नेगेटिव का टोन ही हटा देते होंगे, अपने बॉसेस को दिखाते होंगे देखो कितना अच्छा स्कोर आ रहा है हमारा, है ना। चलो, तो अब हमें क्या करना है भाई? अब हमें स्कोर कैलकुलेट करना है फॉर ऑल ऑफ आवर डेटा। तो क्या लिखूंगा भाई? रिव्यूज। रिव्यूज के अंदर कौन सा कॉलम है हमारा? हाँ भाई, कौन सा था भाई? रिव्यू टेक्स्ट। रिव्यूज के अंदर रिव्यू टेक्स्ट पे क्या अप्लाई कर दूं अब? हाँ, सेंटिमेंट, कैलकुलेट सेंटिमेंट। ठीक है, सारे सेंटिमेंट आ जाएंगे। सही है, तो इसको मैं ऐड करा दूं कॉलम को इसमें, स्कोर, है ना। सेंटिमेंट स्कोर। सही, ये सेंटिमेंट स्कोर हर एक का आगे आगे देखो, जहां वो नहीं समझ पा रहा वहां क्या कह रहा है? 0। गलती के चांसेस भी होंगे डेफिनेटली। जल्दी से करो इसको।
चले। अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास सेंटिमेंट स्कोर आ गया है। अब जो ओवरऑल जो फीडबैक है यूजर का, वो हमने निकालना है, और उसके लिए उसने रेटिंग भी दी हुई है और टेक्स्ट रिव्यू का टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो फीडबैक स्कोर कैलकुलेट करना है बेसिकली विद द रेटिंग एंड रिव्यू टेक्स्ट। इसके लिए एक फंक्शन लिखा, ठीक है, ये हमारे पास कैटेगराइज सेंटिमेंट। क्या फंक्शन है भाई? कैटेगराइज सेंटिमेंट। देखो क्या बोला हमने, हम इसको क्या करेंगे भाई, इसको अपना कैलकुलेटेड स्कोर भी देंगे ये वाला, और रेटिंग भी देंगे, दोनों चीजें देंगे। तो ये हमें क्या कंडीशन लिखी हुई है, अगर स्कोर की वैल्यू पॉजिटिव में 0.05 से क्या है, बड़ी है। कितनी है? 0.05 से बड़ी है। पॉजिटिव साइड पर 0.05 से क्या है, बड़ी है। और 0.05 से अगर छोटी होगी तो एल्स में आ जाएगा। सही है। लेकिन अगर स्कोर बड़ा हो, और या रेटिंग में दो अंदर कंडीशन लगाएंगे, रेटिंग अगर 4 से ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव रिमार्क्स है। और रेटिंग अगर कम हो, 3 के बराबर हो, लगभग नेगेटिव हो, लेकिन स्कोर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे उसे, मिक्स पॉजिटिव, वरना मिक्स नेगेटिव है वो। ठीक है, वरना मिक्स नेगेटिव है। मिक्स नेगेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्कोर अच्छा है पर रेटिंग क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। स्कोर तो गुड है, पॉजिटिव में है, लेकिन रेटिंग अच्छी है तो पॉजिटिव, रेटिंग दरमियानी है तो मिक्स पॉजिटिव, और रेटिंग अगर बिल्कुल कम है तो मिक्स नेगेटिव। कि रेटिंग में वो नेगेटिव कह रहा है लेकिन स्कोर अच्छा है तो मिक्स नेगेटिव। और अगर स्कोर की वैल्यू नेगेटिव 0.05 से क्या है, बड़ी है, यानी जीरो के इस तरफ पॉजिटिव 0.5, इस तरफ नेगेटिव 0.05, इससे बड़ी है, तो कहां जाएगी वो, -1 की तरफ जाएगी, यानी मोर नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो हमने कहा अगर रेटिंग बहुत कम है और स्कोर भी नेगेटिव है तो परफेक्ट नेगेटिव है, और 3 के करीब है रेटिंग, यानी रेटिंग से पता नहीं चल रहा, और रिव्यू स्कोर जो है वो बहुत कम है तो मिक्स नेगेटिव, और रेटिंग भी बहुत कम हो, रेटिंग ज्यादा हो और स्कोर कम हो तो मिक्स पॉजिटिव। बाकी न्यूट्रल क्या होगा भी, बाकी जो भी स्कोर आए, अगर रेटिंग +4 से अबव है तो पॉजिटिव, 2 से कम है तो नेगेटिव, वरना सब पे न्यूट्रल। तो अब इसको मुझे क्या भेजना है भाई, क्या भेजना है, ये फंक्शन अप्लाई करना है किसके ऊपर, हाँ, तो रिव्यू के अंदर से क्या लिखूं मैं, रिव्यूज। जब मैं किसी कॉलम के ऊपर, समझ लो इस बात को, जब मैं किसी कॉलम के ऊपर फंक्शन कोई अप्लाई करता हूं तो क्या लिखता हूं, फंक्शन का कॉलम का नाम लिखता हूं, हाँ, ऐसे ही होता है ना, या नहीं। इधर देखो, यहां आपने देखा, हम लैम्डा के थ्रू हमने एक छोटा सा काम किया, आता है आपको, सिर्फ याद दिलाने के लिए कह रहा हूं। डेटा में किसके कॉलम पे लगाओ, प्राइस के कॉलम पे लगाओ, और ये फंक्शन अप्लाई कर दो। सही है। लेकिन इस दफा मुझे फंक्शन को सिर्फ प्राइस नहीं देना भाई, स्कोर भी देना है और रेटिंग भी, दोनों चीजें देनी है। क्या करूं, 2 कॉलम कैसे सिलेक्ट करूं, यहां पर मैं क्या करूंगा,
ने एग्जाम्पल में पहले किया हुआ भी यही है। मैं कहूंगा यार पूरे डेटा पे क्या कर दो, अप्लाई कर दो। पूरे डेटा पे क्या कर दो, अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दो, कैटेगराइज सेंटिमेंट का फंक्शन। पूरे डेटा पे क्या अप्लाई कर दो, कैटेगराइज सेंटिमेंट का फंक्शन। लेकिन मैं ये कैसे कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं भाई लैम्डा, और पूरे डेटा पे जब अप्लाई करूंगा तो अब एक कॉलम नहीं आएगा मेरे पास, क्या आएगा, पूरे कॉलम्स आएंगे, है ना, पूरे कॉलम्स आएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास पूरी रॉ आ जाएगी और कैटेगराइज सेंटिमेंट को क्या भेज दूंगा मैं, रॉ, रॉ में से कौन सा कॉलम भेजना है मैंने, रेटिंग्स, रेटिंग्स है या रेटिंग है, रेटिंग, और ये कौन सा है, सेंटिमेंट स्कोर। रेटिंग कॉमा रॉ में से सेंटिमेंट, ठीक है। पूरी रॉ उठाई और कैटेगराइज सेंटिमेंट को ये दोनों डेटा भेज दिए, एंड व्हाट वी विल बी बैक। रेटिंग नहीं मिल रहा क्यों भाई, तो पहले मुझे स्कोर रखना है, बाद में रेटिंग रखना है। हम्म, या ठीक है। कॉलम बना दिया मैंने सेंटिमेंट कैटेगरी का। एक आखिरी काम है, सेंटिमेंट स्कोर का बकेट बनाना है, क्लास बनानी है। हम इसको उससे भी कर सकते हैं जो हमने डिस्क्रिटाइजेशन और बिनिंग पढ़ा हुआ है, और यहाँ फंक्शन भी लिख दिया है कि अगर स्कोर की वैल्यू इतनी हो जाए तो इसका मतलब वो इस क्लास से बिलोंग करता है, स्कोर की वैल्यू इस दरमियान में हो या तो इस क्लास से, इस दरमियान में हो तो इस क्लास से, अदरवाइज इस क्लास से। तो ये सेंटिमेंट बकेट को हम सेंटिमेंट स्कोर दे सकते हैं।
एक मैसेज करें व्हाट्सएप के ऊपर तो मैं आपको लिंक दे दूंगा जेंगो का ट्यूटोरियल का, उसको भी फॉलो करें। सही है। पाइथन का जो है जैसे हम डेटा साइंस का ट्यूशन करा रहे हैं पाइथन जिसका जो है पाइथन को नहीं पाइथन उसी में कवर हो जाएगा। फैक्ट कस्टमर रिव्यूज विद सेंटिमेंट डॉट CSV कि हमारा डाटा जो है, अब हमारे पास कुछ फाइल्स आ गई हैं। डायमेंशन कस्टमर, ठीक है, डायमेंशन प्रोडक्ट, फैक्ट कस्टमर एंगेजमेंट, फैक्ट कस्टमर जर्नी, फैक्ट कस्टमर रिव्यूज विद सेंटिमेंट्स। सही है। अब आप लोग अभी इस पे काम करेंगे क्या? सबसे पहले वाले कस्टमर डेटा में आएंगे और ये जो कस्टमर डेटा में हमने अपडेटेड फाइल बनाई है, इस अपडेटेड फाइल पे जरा एनालाइज करें कि भाई कितने कस्टमर किस रीजन से हैं और रीजन और सिटी पे ग्रुप बाय करें, 2 पे ग्रुप बाय करें। जल्दी से कुछ ना कुछ कस्टमर का एनालिसिस जो है मुझे करके दें। शाबाश।